आज हम राज्य के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी यानी कि चीफ सेक्रेटरी, जिसे आप मुख्य सचिव कहते हो, की नियुक्ति और कार्यों के बारे में बात करेंगे। भारत की बात करें तो वहाँ पर राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का वही स्थान है जो केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सेक्रेटरी का है। कैबिनेट सेक्रेटरी का पद हमारे पास ब्रिटिश शासनकाल में 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आया, जब सचिवालय का पुनर्गठन किया गया। सचिवालय क्या है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। सचिवालय हमारे पास मंत्री परिषद की एक स्टाफ एजेंसी है, या ये कहो मंत्री परिषद, जो हमारी राजनीतिक वास्तविक मुख्य कार्यपालिका है, जिसके पास स्थायित्व नहीं है, अपने क्षेत्र की निपुणता नहीं है, उसके पास सचिवालय एक ऐसा विस्तृत ढांचा है पदसोपान पर आधारित, जो मंत्री परिषद को नीति निर्माण में या नीतियों को लागू करने में, या उसके लिए हमारे पास संसद में कोई जवाब देने हैं उसके लिए उनके उत्तर तैयार करने में, हर प्रकार की जो है शासन चलाने में सहायता करता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन समाप्त हुआ और भारत में जब हमारा शासन सीधे संसद के ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया, तो ब्रिटिश संसद ने सभी प्रांतों में धीरे धीरे मुख्य सचिव के पद को गठित करना शुरू कर दिया। अर्थात जैसा उसने पहले कैबिनेट सेक्रेटरी के पद को बनाया केंद्रीय स्तर पर, वैसा ही उसने कहाँ बनाना शुरू कर दिया, मुख्य सचिव को राज्य स्तर पर। क्योंकि भारत में हम बात किसकी करते हैं, संघात्मकता की, और संघात्मकता के अनुरूप हमारे पास राज्य सरकारें भी किस प्रकार से हैं, नाम मात्र और वास्तविक मुख्य कार्यपालिका दोनों में हमारे पास भेद पाया जाता है। तो राज्य की जो मुख्य कार्यपालिका, वास्तविक मुख्य कार्यपालिका, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री है, उनके परामर्श के लिए हमने किसको नियुक्त कर दिया, एक आपकी निपुण संस्था जिसे हम कहते हैं राज्य सचिवालय, और उसका मुखिया हमारे पास किसे बना दिया, हमने मुख्य सचिव को। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी हमने राज्य सचिवालय को इसी प्रकार से गठित रखा, और उसके शीर्ष पर, पदसोपान के शीर्ष पर हमारे पास कौन सा प्रशासनिक अधिकारी है, मुख्य सचिव। परंतु मुख्य सचिव जो हम बार बार कह रहे हैं सचिवालय के का एक आपका शीर्ष का अधिकारी है, उसके निमन जो हैं कई प्रकार के सचिव पाए जाते हैं, तभी तो वो सचिवालय है, अर्थात सचिवों का समूह। उसके अधीन जो सचिव पाए जाते हैं, जैसे विभागीय सचिव है, संयुक्त सचिव है, उप सचिव है, अधीनस्थ सचिव, ये सभी के सभी उसके साथ पदसोपान के अनुसार जो है जुड़े होते हैं। कैसे, वो सारे का सारा कार्य इसमें कैसे चलता है, थ्रू प्रॉपर चैनल चलता है। विभागीय सचिव जो हैं वो हमारे पास प्रत्येक मंत्री के मुख्य परामर्शदाता के रूप में है। मंत्री कौन, जिसके अधीन आपने कोई ना कोई विभाग दिया हुआ है, तो उसकी सहायता के लिए कौन है, विभागीय सचिव। विभागीय सचिव की सहायता के लिए संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव की सहायता के लिए उप सचिव, उसकी सहायता के लिए अधीनस्थ सचिव। और अंत में हम देखा जाए तो ये सभी के सभी किसके परामर्शदाता बन जाते हैं, किसके सहायक बन जाते हैं, किसके लिए कार्य करते हैं, मुख्य सचिव के लिए। और मुख्य सचिव किसके लिए कार्य करता है, आपकी जो है मुख्यमंत्री के कार्यों की सफल बनाने के लिए, या मुख्यमंत्री को शासन चलाने में सहायता देने के लिए। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अगर राज्य की वास्तविक मुख्य कार्यपालिका का मुखिया है, तो आपके पास मुख्य सचिव राज्य की प्रशासनिक मुख्य कार्यपालिका सचिवालय का मुखिया है। अब बात आती है मुख्य सचिव के सिलेक्शन की और उसकी अपॉइंटमेंट की। उसकी सिलेक्शन होती है, मतलब कि किसको हमने लगाना है, किसको नहीं, इस पद पर अप्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से। अप्रत्यक्ष भर्ती आपको पता होगी, जिसमें हम ये कहते हैं कि है तो भर्ती योग्यता के आधार पर ही, परंतु उसमें वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। जो सबसे वरिष्ठ होता है, जिसको सबसे लंबा कार्यकाल हो गया है उस क्षेत्र में कार्य करते हुए, उसी व्यक्ति को हम उसके लिए चुनते हैं, उसका चुनाव करते हैं। उसके बाद आती है उसकी नियुक्ति। तो मुख्य सचिव जो है आपके पास IAS का वरिष्ठतम अधिकारी होता है, वरिष्ठतम जो अभी मैंने कहा सीनियर मोस्ट,
IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय जो आपके पास प्रशासनिक सेवाएं हैं। और भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हमारी अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे सर्वोच्च, जो सबसे उच्च स्तर की सेवा है वो है। तो सामान्यतः उसका चयन एवं नियुक्ति हम कहते हैं कि वरिष्ठता के आधार पर करते हैं, परंतु आजकल कुछ इसके संबंध में हम कह रहे हैं कि ये देखने में आ रहा है कि इसकी शर्तें बदल रही हैं। वो इसलिए बदल रही हैं क्योंकि ये कहीं पर निर्धारित नहीं है, रिटर्न में नहीं है कि उसकी भर्ती या उसको चयन जो भी है वो या नियुक्ति सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति की जाएगी जो सीनियर मोस्ट होगा। इसलिए ये बदल रही हैं और इनकी हमें कई जगह पर एग्जाम्पल्स भी दिखाई देते हैं कई राज्यों में। कैसे बदल रही हैं वो, आजकल परिस्थितियाँ ये हो गई हैं कि आज मुख्यमंत्री जिसकी इच्छा से हमारे पास क्या है कि इसकी नियुक्ति होती है, या ये कहो कि मुख्यमंत्री ही इसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की सिर्फ औपचारिक परामर्श को लेकर या उसकी जो है आदेश प्राप्त करके वो ऐसे व्यक्ति को ही मुख्य सचिव नियुक्त करना चाहता है जो उसको क्या हो, पसंद हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो उसके अनुसार कार्य करना चाहे। तो हम एक लाइन में कहें तो आजकल वरिष्ठता के साथ साथ हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की इच्छा भी महत्व रखती है कि किस व्यक्ति को हम आपके राज्य में सचिवालय के शेष के पद पर अर्थात मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त करें। तो इस तरीके से उसकी नियुक्ति आजकल राजनीतिक आधार पर भी होने लगी है और राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति ही सिर्फ मुख्यमंत्री को चाहिए होती है। वास्तविकता यही है कि मुख्यमंत्री जिसे चाहता है उसे ही वहाँ उस पद पर नियुक्ति मिलती है। उसके बाद बात आती है टेन्योर की, यानी कि उसका कार्यकाल कितना है। वैसे तो हम ज़्यादातर जो देखने में आता है कि उसको 3 या 4 वर्ष के लिए ही नियुक्त करते हैं, परंतु बाई चांस वही गवर्नमेंट दोबारा आ जाए और वो जो पहले से उस पद पर नियुक्त व्यक्ति किया हुआ था उन्होंने, और वो उनका फेवरेबल हो और मतलब उन्हीं के अनुसार जो है कार्य करने वाला व्यक्ति हो, तो दोबारा भी उसे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, दोबारा भी उसे नियुक्त रख सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, यानी कि वो क्या है कि टेन्योर सिस्टम से आपकी जो है इस प्रकार की कार्यकाल की जो आपके पास सिस्टम है, प्रणाली से है, उससे वो बाहर है। तो उसकी ऐसी कोई रिटायरमेंट की एज आप नहीं कह सकते हो। तो प्राय वो या तो सचिव के पद से ही आपके पास क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, पद निवृत्त हो जाता है, या हम उसे जो है किसी और पद पर भी भेज सकते हैं, केंद्र के अंतर्गत जो है और किसी महत्वपूर्ण पद पर भी उसे पदोन्नत करके भेजा जा सकता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव के कार्यों की। तो कहते हैं कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य मुख्य सचिव के द्वारा किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में बात की थी कि वो राज्य के प्रशासन का वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी है। जो सचिवालय कौन था, जो मंत्री परिषद का क्या है, मुख्य परामर्शदाता है, उसके शेष का अधिकारी है, पिरामिड पर सबसे अनुभवी व्यक्ति है। तो इसलिए राज्य के प्रशासनिक कार्यों का, सभी कार्यों का उत्तरदायित्व किस पर है, आपके मुख्य सचिव पर है। वह उस प्रशासनिक ढांचे का क्या है, मुखिया है। तो सबसे पहला उसका कार्य है एज एन एडवाइज़र ऑफ चीफ मिनिस्टर। जैसे हमने पहले भी बात की थी, सचिवालय में विभागीय सचिव की, विभागीय सचिव किसका परामर्शदाता है, सचिवालय के अंतर्गत पाए जाते हैं जो आपके विभागीय सचिव, वो आपके मंत्री का मुख्य परामर्शदाता है। तो उसी प्रकार से आपका मुख्य सचिव जो होता है वो राज्य की राजनीतिक मुख्य कार्यपालिका के मुखिया, मुख्यमंत्री का मुख्य परामर्शदाता होता है। तो मुख्यमंत्री पूरे राज्य का प्रशासन जो है, चाहे वो किसी भी प्रकार की आपकी गतिविधियां हैं प्रशासकीय क्षेत्र की, उन सभी को मुख्य सचिव के परामर्श से ही पूरी करता है। कहते हैं कि पारंपरिक रूप में मुख्यमंत्री राज्य के उच्च पदों की नियुक्तियां जैसे विशेष सचिव, उप सचिव, विभागीय अध्यक्षों आदि के समय भी क्या करता है, आपके पास मुख्य सचिव का ही परामर्श लेता है। तो इसमें ये बात आप एक ध्यान से सुनो कि पारंपरिक रूप का मतलब क्या है। पारंपरिक रूप से अभिप्राय क्या है कि जो ये आपका मुख्यमंत्री इस समय में इन नियुक्तियों में मुख्य सचिव की जो परामर्श लेता है वो कोई इसके लिए आवश्यक नहीं है, वो कहीं भी लिखित नहीं है, ना संविधान में, ना ही राज्य का कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता कोई बनाई गई है जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो। बस ये एक परंपरा बन गई है शुरुआत से ही कि मुख्यमंत्री जो होता है इन सब चीज़ों में किससे परामर्श लेता है, मुख्य
मुख्य सचिव से। क्यों? क्योंकि मुख्य सचिव जो है पहले से ही प्रशासनिक क्षेत्र का एक वरिष्ठ अधिकारी है, जिसने कई क्षेत्रों में, कई विभागों में कार्य किया होता है और उसके पास इस चीज़ का अनुभव होता है, और इस अनुभव का ही फ़ायदा उठाकर मुख्यमंत्री उससे किसी ये परामर्श लेता है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री सभी नीतियों संबंधी मामलों पर भी मुख्य सचिव का परामर्श लेता है। नीतियों संबंधी दोनों ही चीज़ें मैं कह सकती हूँ, चाहे वो नीति निर्माण की बात आती है, चाहे वो आपके पास क्या आती है, नीतियों को लागू करने की, या कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए जिसमें हमें राज्य प्रशासन को चलाते समय किसी नीति में परिवर्तन करने की ज़रूरत हो। ऐसे में वो किसको परामर्श देता है? आपके मुख्यमंत्री को परामर्श देता है। और अगर हम वास्तविकता की बात करें तो मुख्यमंत्री अपने राज्य का संचालन जो है सभी के सभी कार्य किसकी सहायता से करता है? मुख्य सचिव के सहायता से करता है, उसके परामर्श से ही प्राप्त करता है। उसके बाद है एज द सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। पहली बात तो हम ये पता होना चाहिए कि मंत्रिमंडल क्या है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मंत्रिपरिषद होता है सभी प्रकार के मंत्री। सबसे पहले जैसे आपके पास कौन से हैं? यही जिनको आप कैबिनेट का मंत्री का नाम लेते हो, अर्थात कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिनके अधीन कोई ना कोई प्रत्यक्ष विभाग पाया जाता है। उसके बाद आते हैं आपके पास मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री जिन्हें हम दूसरे दर्जे के मंत्री भी कह देते हैं, क्योंकि उनके अधीन कोई विभाग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्राय वो क्या होता है, बैठकों में भाग तो लेते हैं, परंतु सिर्फ किसकी सहायता करने के लिए होते हैं? आपके पास कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए, जो प्रथम दर्जे के मंत्री थे, जिनके अधीन कोई ना कोई विभाग है। उसके बाद बात आते हैं आपके पास उप मंत्री जो होते हैं उनके अधीन कोई विभाग नहीं होता। वो ना प्राय बैठकों में भाग लेते हैं, वो जनरली उस समय उपस्थित होते हैं जब आपके पास आपको नीति प्रस्तुत करनी होती है, यानी कि जब आपको उनके बहुमत की ज़रूरत होती है। जब मंत्रिपरिषद को बहुमत सिद्ध करना होता है तो तब ही प्राय उप मंत्री जो होते हैं आपके पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि हम कौन से जो है ना मंत्रियों से मिली हुई संस्था की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ कैबिनेट के मंत्री होते हैं, जिनके अधीन कोई ना कोई विभाग है। हम यहाँ पर सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल की। पूरी मंत्रिपरिषद की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो उस मंत्रिमंडल का सचिव भी कौन होता है? आपके पास आपका मुख्य सचिव ही होता है। और यह मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव होने के नाते उसकी सभी जो है प्रशासकीय कार्यों के लिए उत्तरदायी रहता है। प्रशासकीय कार्य मतलब जैसे कि मंत्रिमंडल की कोई भी आपके पास बैठक होनी है, उसमें क्या क्या कार्रवाई की जाएंगी, उसका एजेंडा तैयार करवाना, यानी कि सूची तैयार करवाना। और उसके बाद मंत्रिमंडल के अंतर्गत जब उसकी आपकी मीटिंग्स हो जाती हैं, उनकी व्यवस्था करने के पश्चात सारे का सारा जो उसके द्वारा ही की गई है, उसका रिकॉर्ड भी कौन रखेगा, उसके लिए भी उत्तरदायी कौन होता है? आपका मंत्रिमंडलीय सचिव के रूप में आपका मुख्य सचिव। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल की जो भी बैठकें होती हैं, उन पर जो भी विचार प्रकट किए जाते हैं, उन पर जो आपको परामर्श मिल रहे हैं, वो सारे के सारे मुख्य सचिव के द्वारा ही क्या किए जाते हैं? प्रमाणित किए जाते हैं। यानी कि ये प्रूफ होता है कि मुख्य सचिव ने क्या है कि इसमें अपनी भागीदारी दी है, और ये उसकी जो है परामर्श के अनुसार ही किए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है, उस क्षेत्र का ज्ञाता है, उसके पास सारी जानकारियां हैं, इतना लंबा चौड़ा उसके पास प्रशासनिक ढांचा है जो इस कार्य में इसकी सहायता कर रहा है। उसके बाद बात आती है कि मुख्य सचिव जो होता है मंत्रिमंडल के पदेन सचिव के रूप में काम करता है। पदेन का मतलब क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। ये इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जब स्थायी तौर पर किसी और पद पर होता है, उसके साथ साथ जब उसे अन्य कार्य दिए जाते हैं तो वो उसकी पदेन स्थिति में आता है। तो जैसे अगर मुख्य सचिव की बात करें तो उसका जो स्थायी नियुक्ति की गई है किसके रूप में की गई है? मुख्य सचिव के पद पर की गई है। उसे साथ के साथ किसका कार्य दे दिया गया कि मंत्रिमंडल का भी कार्य दे दिया गया। मंत्रिमंडल कौन सी? मंत्रिपरिषद का
वो भाग जिसके अंतर्गत प्रथम दर्जे के मंत्री हैं। प्रथम दर्जे के मंत्री से अभिप्राय वो मंत्री जिनके अधीन कोई ना कोई विभाग है, बल्कि एक व्यक्ति के अधीन हो सकता है 2 या 3 विभाग भी हों। तो जैसे मुख्यमंत्री है वो भी आपके पास पहले क्या होता है, कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनता है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो आपके मंत्री होते हैं वही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। तो जिसके कारण क्या है कि आपके पास मुख्य सचिव जो होता है, जब उनकी स्पेशली उनकी बैठकों के आपके पास व्यवस्थाएं करता है, आपके लिए कार्य करता है, आपके लिए स्टाफ एजेंसी का काम करता है, तो वो किस में बदल जाता है, आपके मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में बदल जाता है। और ये उसका कौन सा स्थान होता है, पदेय सचिव का होता है। तो इस प्रकार से वो मंत्रिमंडल की मंत्रिमंडलीय जो समितियां होती हैं, जो मंत्रिमंडल की सहायता करती हैं, कई प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी अस्थायी समितियां, उनकी बैठकों में भी आपके पास जो है चीफ सेक्रेटरी ही भाग लेता है। मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण विषय जो होते हैं उन पर मुख्य सचिव का परामर्श अवश्य लिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक विभागीय सचिव किसके अधीन है, मुख्य सचिव के अधीन है। तो मंत्रिमंडल के जितने भी विभाग हैं वो सारे के सारे किसको जानकारी प्रदान करती हैं, प्रशासनिक क्षेत्र की विभागीय सचिवों के माध्यम से आपके मुख्य सचिव को। इसलिए उसे प्रत्येक विभाग की जानकारी है उसको और उसका परामर्श इसलिए इसमें आवश्यक माना जाता है। और वो चाहे तो उससे बिना पूछे भी कोई, जब आपके पास कोई मीटिंग चल रही है, ऐसे में अपने विचार को प्रस्तुत कर सकता है। मंत्रिमंडल की जो बैठकों के निर्णय जो लिए जाते हैं उनकी जो है एक एक प्रतिलिपियाँ, मतलब प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपी, वो प्रतिलिपियाँ जो होता है मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को और आपके पास क्या है कि राज्यपाल को भी भेजता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भेजने का मतलब तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो उनसे संबंधित निर्णय होते हैं। परंतु राज्यपाल को क्यों भेजे जाते हैं, जबकि राज्यपाल इन मंत्रियों की बैठकों में उपस्थित भी नहीं होता, क्योंकि उसके अधीन कोई विभाग नहीं है, इसलिए उसे उपस्थित होने की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु राज्यपाल के नाम पर पूरे राज्य का प्रशासन चल रहा है, ऐसे में उसे प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी होना आवश्यक है। तो इसलिए वो राज्यपाल को भी जो भी आपके मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं इस कैबिनेट में, उनकी कॉपी भेजता है। और राज्य का मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री जो होते हैं मुख्य सचिव से किस प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ये उस जानकारी इसलिए ली जाती है प्राय कि जब भी आपके पास राज्य विधानमंडल का आपका अधिवेशन हो रहा होता है, उसमें कोई प्रश्नों के उत्तर देने पड़ जाएं, या आपके पास आपके मुख्यमंत्री और मंत्री को ये पता करना हो कि किस विभाग से संबंधित कहाँ पर कोई कार्य ऐसा तो नहीं है जो पूरा नहीं हो रहा है, या उसके बीच में कहीं कोई आपके पास ऐसी कोई रुकावट तो पैदा नहीं हो रही, कोई भी कारण जो उससे जानना चाहते हों अपने प्रशासन से संबंधित, जो वो सारे का सारा उसे उन्हें कौन प्रदान करता है, आपकी कैबिनेट का आपका सचिव होने के नाते, सचिव का मतलब एक परामर्शदाता, एक स्टाफ एजेंसी आपका मुख्य सचिव प्रदान करता है। मुख्य सचिव के कार्यों में आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एज द हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज। असैनिक सेवाओं का हमारे पास मुखिया या अध्यक्ष। पर आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो यहाँ पर हमारे पास राज्य की असैनिक सेवाओं का अध्यक्ष है। जिस प्रकार से कैबिनेट सेक्रेटरी जो है हमारे पास क्या है कि केंद्रीय आपकी असैनिक सेवाओं का अध्यक्ष होता है। हम पहले कह चुके हैं कि ये दोनों पद समान हैं अपने अपने जो है स्तरों पर, केंद्र और राज्य पर। तो आगे हम बात करें अब, मुख्य सचिव जो है राज्य की सभी असैनिक सेवाओं का अध्यक्ष होता है, और इसीलिए मुख्यमंत्री जो है असैनिक सेवाओं के पदों पर जो आपकी अप्रत्यक्ष भर्तियाँ होती हैं खास तौर से उनके लिए क्या करता है कि इससे उनमें परामर्श लेता है। और मुख्य सचिव ही एक डिपार्टमेंट है आपका, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसका भी मुखिया होता है। और उसका मुखिया होने के कारण क्या है कि भारतीय प्रशासकीय सेवाओं की और राज्य की असैनिक सेवाओं की जो तबादले हैं एवं पोस्टिंग हैं
उनके ऊपर क्या रखता है, वो आपके पास नियंत्रण रखता है। मतलब अब आप कहो जी यहाँ पर भारतीय प्रशासकीय सेवाएं कौन सी आ गई, हमारी जो केंद्र की आपकी अखिल भारतीय सेवाओं के जो आपके अधिकारी होते हैं, उनको जब हम यहाँ पर जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर के पद पर आ रहा है, कोई सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर आ रहा है, या इस प्रकार के जो आपके कर्मचारी होते हैं या पदाधिकारी होती हैं, उनकी जो आपके की पोस्टिंग देनी है आपको, उनको या उनकी ट्रांसफ़र करनी है, उस पर नियंत्रण कौन रखता है, हमारे पास आपका मुख्य सचिव। नियंत्रण का मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री उसके परामर्श से ही ये कार्य करता है। और यही विभाग से मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात करें हम यहाँ पर, कि वो राज्य के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, जो उनकी कुछ सर्विस कंडीशंस होती हैं, जो उनको काम करते हुए जिनका पालन करना होता है, उन पर वो सामान्य नियंत्रण रखता है। और सभी जो नियुक्तियाँ की जाती हैं उनके लिए नियमों अनुशासनात्मक मामले जो होते हैं उन पर भी वो निर्णय देता है। और इसी विभाग के द्वारा जो परामर्श लिया जाता है उसके द्वारा ही आपके पास संपूर्ण कर्मचारी वर्ग जो है, जो भी भिन्न भिन्न आपके मंत्रियों से जुड़ा हुआ है, वो किसके नियंत्रण में आ जाता है, मुख्य सचिव के नियंत्रण में आता है। उसके बाद है एज द मेन कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का मतलब आप समझते हो, समन्वय स्थापित करना, तालमेल एक दूसरे के साथ पैदा करना। तो मुख्य सचिव जो है आपके पास सचिवों का मुखिया है, तो इसके नाते आप समझ गए होंगे कि वो किसके बीच में तालमेल स्थापित रखता है, मुख्यतः आपके पास सचिवों के बीच। सचिव कौन से, जो आपके प्रत्येक विभाग के जो आपके प्रशासनिक अध्यक्ष कहे जा सकते हैं, उनके बीच में वो क्या रखता है, आपके पास तालमेल बना के रखता है, ताकि आपकी राज्य की जो विशाल है जिसमें इतनी पाई जाती है, उनके बीच में क्या रहे, तालमेल बना रहे और किसी भी प्रकार का विवाद उनके बीच में उत्पन्न ना हो। क्योंकि ऐसा किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि एक विभाग बिना किसी दूसरे विभाग की सहायता की कोई भी कार्य कर सके। तो इसलिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि उनमें किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न ना हो, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में किसी भी प्रकार की समस्या पैदा ना हो, आपका कार्य जो है राज्य का प्रशासन स्मूथली अच्छे से चलता रहे। तो ये सारे का सारा उत्तरदायित्व तो किसका है, आपके पास आपके मुख्य सचिव का। या दूसरे जिसमें कहा जाए तो आपके सचिवालय का अध्यक्ष होने के नाते क्या है कि संपूर्ण सचिवालय जो है उसके पास में उसमें जितने भी कर्मचारी हैं, अभी हमने ऊपर की कर्मचारियों की बात तो कर ली सचिवों की, तो उसके अतिरिक्त भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के सचिव हैं या नियमन और आपके कर्मचारी हैं, सभी के बीच में तालमेल रखने का उत्तरदायित्व तो किसका है, आपके पास एज ए कोऑर्डिनेटर मुख्य सचिव का। कई राज्यों में तो मुख्य सचिव क्या है कि बिल्कुल आपकी राज्य की जो निम्नतम और मुख्य प्रशासनिक इकाई, जिसे हम जिला कहते हैं, उसके वो जो उपायुक्त होते हैं, जिसे डिप्टी कमिश्नर के नाम से आप जानते हो, कई जगह राज्यों में इसे कलेक्टर के नाम से भी पुकारा जाता है, डीसी जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हो, उनके बीच में भी कई बार समन्वय का भूमिका कई राज्यों में हमारे पास कौन है, मुख्य सचिव ही निभा रहा होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य की निम्नतम प्रशासनिक इकाई जिला से लेकर ऊपर के स्तर तक जो आपके सचिवालय के जो विभागीय सचिव हैं, उस सब तक क्या करता है कि सबके बीच में ही ये तालमेल बना के रखता है, ताकि आपके राज्य का पूरा प्रशासनिक ढांचा ठीक से कार्य करता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्रेटरी ऑफ द जोनल काउंसिल्स। जोनल जो परिषदें होती हैं उनका वो आपके पास सचिव के रूप में कार्य करता है। जोन जो होते हैं प्राय बड़े राज्यों में पाए जाते हैं और इनका जोनल काउंसिल्स का गठन हमने राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के अंतर्गत किया था। उस समय इसके अंतर्गत कई जोनल काउंसिल्स की स्थापना की गई। इन जोनल काउंसिल्स का अध्यक्ष हमारे पास गृह मंत्री होता है, केंद्रीय गृह मंत्री। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दोनों ही कि राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 में आया और उसके अंतर्गत हमने जोनल काउंसिल्स की स्थापना की, और उसका उन जोनल काउंसिल्स का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री। परंतु उसके बाद जो आपके पास ये जोन के अंतर्गत जो जोनल काउंसिल्स बनाई गई हैं, उनके अंतर्गत हमने जोन के हिसाब से वहाँ का मुख्यमंत्री और उस राज्य के ही 2 मंत्रियों को उसके सदस्य के रूप में सम्मिलित किया है। भिन्न भिन्न राज्यों के मुख्य सचिव जो होते हैं जोनल काउंसिल के सचिव के पद पर कार्य करते हैं। अब सभी के सभी सचिव तो एक साथ कार्य नहीं कर सकते सचिव के पद पर, इसलिए इसके लिए एक रोटेशन
जो है आपके पास उसकी प्रोसेस अपनाई जाती है रोटेशन, जिसे आप चक्रानुकरण कहते हो। आपने क्लास में ज़रूर इस चीज़ को देखा होगा। हम बच्चों को रोल नंबर वाइज पहले बैठाना शुरू कर देते हैं ताकि पहले वाली सीट्स पर या जिस भी सीट पर है हर बच्चे का उस पर नंबर आए, किसी को ये ना लगे कि मुझे वहाँ पर बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो आप जैसे रोल नंबर वाइज शुरू कर देते हो सीट्स पर बैठना, तो हर बच्चे को एक ना एक दिन जो है वो सीट मिल जाती है। तो ये होता है रोटेशन, ताकि सभी जितने भी राज्यों के आपके पास सचिव हैं उनको ये अवसर प्राप्त हो सके, अपने राज्यों के लिए वो इसके अंतर्गत कार्य कर पाएँ। तो इस प्रकार प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव जो होता है उसे जोनल काउंसिल के सचिव के रूप में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का क्या मिलता है, अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद है जनरल सुपरिटेंडेंस। सुपरिटेंडेंस का मतलब क्या है कि उसका अधीक्षक के रूप में कार्य करना। अधीक्षण ये कहता है, सामान्य अधीक्षण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मुख्य सचिवालय का सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण करता है और सचिवालय के माध्यम से राज्य की सभी घटनाओं एवं प्रशासकीय गतिविधियों की जानकारी रखता है। मुख्य सचिव यह सभी कार्य किसकी सहायता से करता है? हम अंडरस्टूड है कि वो स्वयं तो कर नहीं सकता, एक व्यक्ति इतने कार्य वैसे भी नहीं कर सकता। और हम पहले भी कह चुके हैं पदसोपान की प्रणाली। पदसोपान आपको ज़रूर याद आ गया होगा, जिसमें हमारे पास उच्च और निम्न का प्रत्यक्ष संबंध होता है और उसकी एक विशेषता होती है डिवीज़न ऑफ लेबर प्लस स्पेशलाइजेशन। तो उसके आधार पर उसके पास जितने भी नीचे कर्मचारी हैं, विभागीय अध्यक्ष हैं, जिलाधीश हैं या डिविजनल कमिश्नर्स हैं, उसके हिसाब से नीचे जितने भी आपके पास पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी सहायता से ये सारे सचिवालय के कार्यों पर क्या रखता है, सामान्य अधीक्षण या नियंत्रण रखता है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन विद सेंटर एंड स्टेट्स। केंद्र और राज्यों के साथ उसका संबंध बनाए रखना, क्योंकि भारत में संघात्मकता के साथ एकात्मकता भी है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम केंद्र सरकार के साथ अपनी अच्छे संबंध बना के रखें। बहुत सारे हमारे पास जो होते हैं साधन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, केंद्र सरकार से प्राप्त होते हैं। खास तौर से जो संघ सूची में विषय हैं उन पर हमारी केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तो इसलिए हमारे लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो भी राज्य अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं, किसी के साथ आपने कोई व्यापार करना है या कोई और आपकी चीज़ें हैं, किसी के साथ आपने जल का बंटवारा करना है, किसी के साथ कुछ करना है, ऐसे में उनके साथ आपके अच्छे संबंध होना अति आवश्यक है। उन सभी के साथ नज़दीकी संबंध बनाने का उत्तरदायित्व तो किसका है, आपके मुख्य सचिव का है। और मुख्य सचिव इसे बखूबी कर भी पाता है। क्यों? क्योंकि वो उस पद पर तब आया होता है जब पहले वो आपके पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो आपके कई पदों पर कार्य कर चुका होता है। कभी किसी विभाग में, कभी किसी विभाग में सचिव के रूप में कार्य किया होता है, जिसके कारण उसके केंद्र सरकार से पहले ही अच्छे संबंध स्थापित हो चुके होते हैं। प्रशासनिक स्तर की बात कर रही हूँ मेनली, मैं आपसे राजनीतिक स्तर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि राजनीतिक स्तर तो बदलते रहते हैं राजनीतिक तो और इसी प्रकार से वो वहाँ पर दूसरे राज्यों के आपके पास जो है सचिवों से भी मिलते हैं। खासतौर से कब, जब कैबिनेट सेक्रेटरी जो हमारे पास केंद्रीय सचिवालय का मुखिया है, जब वो मीटिंग्स बुलाता है अब सभी राज्यों की, कोई भी किसी भी बातचीत को लेकर जो पूरे राष्ट्र से संबंधित कोई ऐसी बात होती है जिसका सारे राज्यों का आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है, तो ऐसी मीटिंग्स में हमारे पास अपने राज्य की तरफ से कौन जाता है, उस राज्य का चीफ सेक्रेटरी जाता है। तो जहाँ उसके माध्यम से भी वो उसका उनके साथ तालमेल स्थापित होता है, संपर्क स्थापित होता है, और जिसका लाभ उसे उनके साथ जो है संबंध बनाने में प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और राष्ट्रपति शासन लागू होती है इसमें कौन सी धारा लागू होती है, आर्टिकल 356। और आर्टिकल 356 कब लागू होता है, जब राज्य की प्रशासनिक मशीनरी, यहाँ पर प्रशासनिक मशीनरी से क्या अभिप्राय है, हमारी मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद हमारी वास्तविक मुख्य कार्यपालिका है, उसका उत्तरदायित्व है नीतियों को लागू करना और अपने राज्य के प्रशासन को चलाना। तो वही अपने आप क्या हो गई, हमारी प्रशासनिक मशीनरी। तो ऐसे में जब वो विफल हो जाती है तब उस समय ये लागू होता है। विफल होने का मतलब क्या है कि वो कार्य करने में ठीक से समर्थ नहीं दिखाई देती, तो राष्ट्रपति उसे भंग कर देता है वहाँ की राज्य की मंत्रिपरिषद को, और वहाँ का शासन जो होता है सारे का सारा राज्यपाल के हाथ में चला जाता है। परंतु अब राज्यपाल के पास परामर्शदाता के रूप में मंत्रिपरिषद नहीं होती, तो वो टोटली किस पर डिपेंड हो जाता है, आपके मुख्य सचिव पर।
मुख्य सचिव वैसे तो पहले किसका परामर्शदाता था आपके पास, मंत्रिपरिषद का, मुख्यमंत्री का। अब वो किसका सीधा परामर्शदाता बन जाता है, राज्यपाल का। परंतु ऐसे समय में यानी कि आर्टिकल 356 के समय में मुख्य सचिव की शक्ति जो होती है दो तरीके से प्रभावित हो सकती है, यानी कि एक बढ़ सकती है कहीं या एक स्तर पर कहीं पर कम हो सकती है। बढ़ कैसे जाती हैं, कई बार जब राज्यपाल अपने लिए किसी और एडवाइज़र को और किसी परामर्शदाता को नियुक्त नहीं करता और सारी की सारी परामर्शदाता की भूमिका जब मुख्य सचिव ही निभा रहा होता है तो वो अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। परंतु कई बार क्या होता है कि आपके पास राज्यपाल अन्य कई परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर लेता है, तो ऐसे में उसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। थोड़ी कमज़ोर जरूर हो जाती है, परंतु फिर भी वो वहाँ का प्रभावशाली ही आपके पास पद रहता है। और किसी भी राष्ट्रपति शासन लागू होने पर या मशीनरी के विफल होने पर, आपकी मंत्रिपरिषद के भंग होने पर, जो मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ, सारे का सारा संचालन किसके हाथों में चला जाता है, इस प्रकार से मुख्य सचिव के हाथों में चला जाता है। और मुख्य सचिव का पूर्ण उत्तरदायित्व हो जाता है कि सभी कार्यों का संचालन वो करे। अब वहाँ पर ना तो उसे मंत्रिपरिषद की किसी सहारे की ज़रूरत है, वो सीधा किससे बात करेगा, आपके पास राज्यपाल से। तो इस पर और उस टाइम पर जितना वो बखूबी शासन को संभालता है, तो वो ये दिखाई देता है कि वो उस समय आपके राज्य की जो है नर्वस सिस्टम की भांति काम कर रहा होता है, एक सपोर्टिव सिस्टम। जैसे आपकी बॉडी के लिए आपका नाड़ी तंत्र आपको सहारा देता है हर परिस्थिति में, उसी प्रकार से ऐसी परिस्थिति में हमारे पास क्या है कि मुख्य सचिव जो होता है सारे शासन को संभाल कर प्रशासन की गतिविधियों को सुचारू रूप से इसी प्रकार से चलाकर एक नर्वस सिस्टम की भांति कार्य करता है। उसके बाद है रेज्यूडरी पावर्स। रेज्यूडरी मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ, जो और कुछ शक्तियाँ बच गई हैं इनके अलावा, उनको ज़्यादा आप मेन नहीं कह सकते हो क्योंकि वो थोड़ी सी कम होती हैं उसके पास। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो वैसे ही परिस्थितियों के कारण पैदा हो जाते हैं, जो किसी अन्य सचिव के अंतर्गत नहीं आते, किसी भी डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी के अंडर नहीं है वो पहले से ही निर्धारित। ऐसे में वो वो कार्य या उत्तरदायित्व तो किसके अधीन चले जाते हैं, राज्य के आपके मुख्य सचिव के अधीन चले जाते हैं। तो परंतु मैंने अभी कहा था कि ये बहुत कम होते हैं, और ये मामले कम होते हैं तो उसके साथ साथ ये मामले थोड़े पेचीदा भी होते हैं, क्योंकि ये अचानक किसी न किसी परिस्थिति के कारण पैदा हुए होते हैं, जिनका पहले से ही कोई निर्धारित विभाग के अधीन उनका कोई क्षेत्र नहीं होता, उनको किसी में हम सम्मिलित नहीं कर सकते। मुख्य सचिव के जितने भी हमने कार्य किए उनसे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि वह राज्य के प्रशासनिक पदसोपान में सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि वो सामान्य समय में तो हमारे लिए आपके मुख्यमंत्री के नज़दीक है ही, और सभी विभागों पर नियंत्रण रखता है, राज्य के पूरे प्रशासन का सुपरविज़न करता है, मार्गदर्शन करता है। परंतु साथ ही वो हमारे पास क्या है कि जब ख़ास तौर से धारा 356 लागू होती है तो उसके हमारे पास भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो और उसके बारे में ये कहा भी गया है कि मुख्य सचिव एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से सरकारी आदेश उसके अधिकारियों तक पहुंचते हैं। क्योंकि वो प्रशासन के शीर्ष पर बैठा है। मैं कई बार पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ ये बात आप लोगों के सामने, वर्ड पदसोपान। तो जो भी आपके पास सरकार का जो भी मैसेज है, जो भी आपका आदेश है, जो भी कार्य है, चाहे वो नीति बनवाने संबंधित है, चाहे लागू होने संबंधित है, वो हमारे पास मुख्य सचिव के हाथों से या उसके माध्यम से ही होकर हमारे पास आता है, थ्रू प्रॉपर चैनल। और इसीलिए कहा जाता है कि अधिकांश जिला अधिकारियों के लिए तो वही सरकार है, क्योंकि उन जिला अधिकारियों के बीच में इतने सारे स्तर आ जाते हैं कि उनका मंत्रियों से या मुख्यमंत्री के साथ कोई भी संपर्क नहीं होता। राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका, उसके नेतृत्व एवं उसके संबंधी गुणों एवं कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। वो कहते हैं कि जो उसने सामान्य के रूप में उच्च प्रशासनिक पदों पर रहकर प्राप्त की थी। सामान्य से अभिप्राय क्या है, हम पहले भी बात कर चुके कि जिसके पास प्रत्येक क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, और वो आपके पास
केंद्र में कई स्तरों पर क्या है कि एक सामान्य के रूप में, कभी किसी डिपार्टमेंट के सचिव के रूप में, किसी के एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में, कभी किसी के रूप में, वो कहीं ना कहीं जो है कभी किसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुका होता है और वो इतना एक्सपीरियंस ले चुका होता है इन कार्यों का कि उसका लाभ उसे कहाँ पर मिलता है, अपने मुख्य सचिव के पद पर मिलता है। परंतु इसके साथ एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि अगर हम चाहते हैं कि उस जैसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का जो है आप भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी नियुक्ति जिसे आप कहते हो वो या चयन वो राजनीतिक आधार पर जो आजकल होने लगा है वो नहीं होना चाहिए। प्रयास यही रहना चाहिए कि राज्य का व्यवहार वास्तविक रूप में जो भी वरिष्ठतम, जो भी सीनियर मोस्ट आपका प्रशासनिक अधिकारी है, जिसका आपके पास कार्य का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, ऐसे व्यक्ति को ही हमें इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उसका कार्यकाल हमने जो टेन्योर सिस्टम से बाहर रखकर ऐसा बना दिया है कि 3 या 4 वर्ष या उससे भी कई बार कम कर दिया जाता है, उसे हमें ज़रूर परिवर्तित करना होगा, क्योंकि उसके कार्यकाल को जब तक हम राजनीति से दूर नहीं रखेंगे या लंबा समय उसको नहीं देंगे, वो आपके पास जो है ना प्रभावशाली रूप में कार्य नहीं कर पाएगा। थोड़ा का समय मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर एक जल्दी आप ऐसे मुख्य सचिवों को बदलोगे तो जो नया मुख्य सचिव आएगा, जब तक वो सारे प्रशासन को समझ पाएगा, कार्य करने लगेगा, तालमेल स्थापित करेगा, तब तक अगर हम उसे बदल देंगे तो उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। फिर नए आने वाले को उसी प्रकार के प्रयास करने पड़ेंगे। उसके बाद बात आती है कि उसकी सफलता के लिए हम कहते हैं कि राज्य की लोक सेवा का, जिसका उसने नेतृत्व करना है, का उसमें विश्वास हो। अभी हमने पीछे भी बात की थी कि वो हमारी राज्य की जो लोक सेवाएं होती हैं उन सबका अध्यक्ष है, अर्थात उनका मार्गदर्शन करना, उनकी नियुक्तियां करवाना, उनके स्थानांतरण, उनकी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों संबंधी सारे नियम बनवाने का उत्तरदायित्व सचिवालय का मुखिया होने के नाते कहीं ना कहीं उसी का हो जाता है। और लोक सेवकों से कार्य करवाना भी उसका उत्तरदायित्व है। वो जिस पद पर बैठा है वो स्वयं कार्य नहीं करता है, ऐसे पद पर बैठकर वो उनके लिए लाइन एजेंसी बन जाता है, आदेश देने वाली, प्रबंध करने वाला अभिकरण बन जाता है और उसका उत्तरदायित्व है उनसे कार्य करवाना। और जिससे आपने कार्य करवाना है उनके साथ आपका तालमेल होना अति आवश्यक है और उसका नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि उनका उसमें विश्वास हो। और उसके साथ क्या है कि केंद्र के साथ भी उसके अच्छे संबंध होने अति आवश्यक हैं, क्योंकि वो ऐसे देश के अंतर्गत आपके पास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करता है जहाँ पर आपके पास संघात्मकता तो है, परंतु संघात्मकता में एकात्मकता भी है। कहीं ना कहीं हम केंद्र सरकारों पर निर्भर रहते हैं।